आज आपका 3 ही सब्जेक्ट चल पाएगा आपका। ये सीपीसी चलेगी, टीपी और कॉन्ट्रैक्ट पहले बता दिया जाए। मैंने सीपीसी पहले चलेगी आपका, दूसरा टीपीए और फिर कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, क्योंकि आज कुछ कारणों से क्लास लेट शुरू हुआ है। तो आइए पहले सीपीसी आपका देखा जाए। कल सीपीसी लिखवा जाएगा, आज तक लेक्चर चलेगा भाई। कई लोग पूछ रहे थे। कल आप प्री का कॉपी लेकर आइएगा, जिस पर सीपीसी प्री के लिए लिखवाया गया था धारा 25 तक, तो वह कॉपी कल लेकर आइए। और प्री वाला जितना अब तक पढ़ाया गया कल लिखवा दिया जाए। हाँ, तो आज अब देख ही रहे 10 बज गया, तो अब कहाँ संभव है। अब कल लिखवाया जाएगा भाई। सीपीसी भी कल लिखवाई जाएगी, संविधान भी। ठीक है, आपका इधर आपका जो सेक्शन तक पढ़ाया गया था, फिर एक बार, कई बार बताया जा चुका है, फिर एक बार बताया जा रहा है। आपका अब तक जो बताया गया था, आपका एक तो सेक्शन 26 बताया गया, उसी के साथ आर्डर 4 बताया गया कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट यानी कि वाद का दायर किया जाना। इसके बाद ये बताया गया कि जब वाद उचित तरीके से या प्रॉपर वे में दायर कर दिया जाता है, तो प्रतिवादी हाजिर हो और वादी के दावे का आंसर या उत्तर दे। इसके लिए प्रतिवादी के नाम समन निकाला जाएगा। तो समन प्रतिवादी के नाम निकाला जाएगा, इसके लिए सेक्शन 3 पढ़ना है, 27, 28, 29 और आर्डर 5, ये बता दिया गया है। फिर आपका धारा 31 बताई गई थी कि गवाह के नाम समन और गवाह के नाम समन निकाला जाएगा। तो धारा 27, 28, 29 के प्रावधान जहां तक संभव हो लागू होंगे, लेकिन इसके लिए प्रोसीजर अलग था। और वही 3-4 नियम याद रखना प्रोसीजर में। और कल पिछले टर्म पर बताया गया था, कल ही बताया गया कि इसके लिए जो आर्डर काम करेगा, 16 काम करेगा। और उसमें 3-4 नियम केवल याद रखना है कि आपका गवाहों की सूची कितना दिन के अंदर, तो विवादक या फैक्ट इन इशू बनने के 15 दिन के अंदर गवाह को बुलाना चाहते हैं, तो कितने दिन पहले आप एप्लीकेशन देंगे, 5 दिन। और उसके बाद फीस जमा करिए गवाह के खर्चा की, तो कितने दिन पहले, 7 दिन। ये 3 नियम आपको याद रखना है। यदि गवाह नहीं आता, तो ऐसी दशा में क्या उपाय है, तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा, उद्घोषणा की जाएगी, यानी कि जो सीआरपीसी में उद्घोषणा होती है। और उसकी चल और अचल संपत्ति की कुर्की भी हो सकती है, आपका ये बताया गया था। तो 3-4 पॉइंट आर्डर 16 में याद रखना, पूरा नहीं। 31 के बाद आपका 30 और 32 भी आपका पिछले लेक्चरों में बताया जा चुका है। आपका 30 और 32 भी काफी महत्वपूर्ण है। 30 में आपका सिविल न्यायालयों को बहुत पावर है, किसी व्यक्ति को हाजिर करा दे, कोई दस्तावेज पेश कराए, कोई प्रश्न का उत्तर देने के लिए आदेशित कर दे, इत्यादि। और अगर 30 के आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो सिविल न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। और उसके लिए प्रावधान धारा 32 में है, सेक्शन 32 में, यानी कि 30 की सप्लीमेंट्री सेक्शन कौन है बताया जा चुका है, 32। 32 में अधिकतम जुर्माना पूछा जाता है कि सिविल न्यायालय कितना लगा सकता है। एमपी में पूछा है कि क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी कि प्रतिकर की जुर्माना, तो आप जुर्माना अधिकतम कितना है, 5,000। इसके बाद 33 भी मैं बता चुका हूँ, जजमेंट और डिक्री के बारे में। 33 भी एक लाइन की धारा है, फिर रिपीट कर दिया जाए। न्यायालय मामले की सुनवाई पूरी कर चुकने के पश्चात निर्णय सुनाएगा, और निर्णय को फॉलो करते हुए या निर्णय के अनुसरण में या निर्णय के का आपका आधार बनाते हुए डिक्री पारित की जाएगी। अर्थात निर्णय कब सुनाया जाएगा,
डिक्री कब पारित की जाएगी, इसके लिए डिटेल में प्रावधान या जो प्रोसीजर दिया गया है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। आदेश 20 में था। किसमें था? आदेश 20। फिर उसको एक लाइन जानिए। पहला नियम यह है कि निर्णय तुरंत सुनाइए। एमपी में भी क्वेश्चन आ चुका है, जो लोग एमपी डाले हैं भाई इन क्वेश्चनों से सतर्क रहें। निर्णय कब सुनाया जाएगा? तो पहला नियम है तत्काल सुनाइए। जैसे ही हियरिंग कंप्लीट हुई तत्काल सुनाइए। तत्काल नहीं सुनाते तो आप 30 दिन के अंदर सुनाइए, और 30 दिन के अंदर भी नहीं सुना पाते तो हर हाल में 60 दिन के अंदर सुनाइए। ये 60 दिन कब से गिना जाएगा? जिस दिन सुनवाई पूरी हुई। निर्णय जब सुना दिया गया तो उसके बाद डिक्री पारित की जाएगी। वो भी समय पूछ सकता है कि निर्णय सुनाने के कितने दिन के अंदर डिक्री पारित की जाएगी, तो वो समय भी याद रखना है। 15 दिन के अंदर, यानी कि 15 डेज के अंदर। तो भाई याद रखिए, फिर एक बार हम क्रम बता रहे हैं। निर्णय कब सुनाया जाएगा? पहला नियम है तत्काल सुनाइए। तत्काल नहीं सुनाया जाता तो कितने दिनों के अंदर? 30 दिन। हर हाल में कितने दिन? 60 दिन। 60 दिन। डिक्री निर्णय सुनाए जाने के कितने दिनों के अंदर डिक्री तैयार की जाएगी? तो वह समय है 50 दिन। कम से कम इतना तैयार रखना है। इसके बाद आ जाइए सेक्शन आपका 34 से आपका क्वेश्चन बनता है। 34 में इंटरेस्ट है अर्थात ब्याज है। देखिए आपका जो सामान्य नियम, जो सामान्य क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम डायरेक्ट बताएंगे, लेकिन जो सामान्य क्वेश्चन बनते हैं पहले उन क्वेश्चनों पर गौर किया जाए। जो आपका राजस्थान में जो क्वेश्चन बना पिछली बार सीपीसी में कि दमदूपत का सिद्धांत सीपीसी की किस धारा में समाहित है, तो धारा 34। दमदूपत का सिद्धांत फिर एक बार समझिए। इस सिद्धांत को हम बता रहे हैं अभी। अभी आपका बेयर एक्ट हम बताते हैं, लेकिन बेयर एक्ट जानने से पहले 3-4 सामान्य बातें भी जानी है। पहला जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चनों पर पहले गौर किया जाए और तब बेयर एक्ट को एक एक करके तोड़ा जाएगा। धारा 34 में पहला क्वेश्चन ये बना है आपका कि जो इंटरेस्ट है यानी कि दमदूपत का सिद्धांत किस सेक्शन में समाहित है, तो आपका जवाब रहेगा सीपीसी का सेक्शन 34। दमदूपत का सिद्धांत दूसरा क्वेश्चन बिहार में पूछ सकता है कि दमदूपत का सिद्धांत किससे संबंधित है, हिंदू विद से कि मुस्लिम विद से कि दोनों से, तो क्या मार कर आएंगे? हिंदू विद। तीसरा क्वेश्चन आपका नया बन सकता है कि दमदूपत का सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत ये है कि जो मूलधन था, जो मूलधन था उससे, जो मूलधन था, ब्याज जो हो सकता है मूलधन से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि ब्याज जो होगा मूलधन से अधिक नहीं हो। यानी कि अगर ए ने बी को 100 रुपया उधार दिया था तो कितना अधिकतम ब्याज वह वसूल सकता है? तो जितना मूलधन था, तो मूलधन इस उदाहरण में कितना था? 100। तो कितना अधिकतम वसूल सकता है? 100 रुपया। यानी कि फिर एक बार याद रखें लीगल तौर पे कि जो ब्याज की रकम होगी वह मूलधन से अधिक नहीं होगी। ये हिंदू लॉ का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत को लीगल भाषा में कहते हैं दमदूपत का सिद्धांत। दूसरा जो क्वेश्चन आपका एमपी और तमाम राज्यों ने बनाया है कि सामान्यतः ब्याज की दर कितना प्रतिशत वार्षिक हो सकती है, तो 6% मार्कर आइएगा। ये दूसरा क्वेश्चन आपका। जनरली इंटरेस्ट की जो रेट होती है वह प्रति वर्ष कितना हो सकती है सामान्यतः, जो न्यायालय दिलवा सकता है। सामान्यतः मैं बता रहा हूँ आपका 6%। लेकिन
इस अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अब थोड़ा बहुत संशोधन भी हुआ है। आपका जो कमर्शियल कोर्ट है, वाणिज्यिक न्यायालय है, अगर समव्यवहार वाणिज्यिक है तो उसमें ब्याज की दर अधिकतम 18% हो सकती है, यानी कि 18%। जो नया नियम आया है, यानी कि कमर्शियल मामलों में ब्याज की अधिक, कमर्शियल न पूछे तो ना मारिएगा, वाणिज्यिक न पूछे, ऐसे पूछे कि सामान्यतः ब्याज की दर क्या हो सकती है प्रति वर्ष, तो याद रखे 6%। लेकिन उसी में दे दे कि कमर्शियल मामलों में अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 6% नहीं, उसमें कितना मारना है, 18। अगला आइए, जो अच्छा क्वेश्चन एमपी में अंदर जाकर बनाया कि आपका वह क्वेश्चन ये था कि न्यायालय कब का ब्याज धारा 34 के तहत नहीं दिलवाता है। तो फिर याद रखिए, 4 ऑप्शन दिया था। पहला देखिए आपका कैसे कैसे ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन दिया कि मुकदमा दायर करने के पूर्व, यानी कि पहले का ब्याज। फिर दे दिया कि मुकदमा दायर करने तथा आपका डिक्री पारित करने के बीच का ब्याज। फिर दे दिया डिक्री पारित करने और उसके निष्पादन के बीच का ब्याज, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सतर्क रहना है, एमपी का ये मॉडल है। तो सामान्यतः मुकदमा करने के पूर्व का ब्याज न्यायालय नहीं दिलवाता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी को मुकदमा किया है और न्यायालय चाहता है कि वह इंटरेस्ट दिलवाए, तो 1 जनवरी से पहले का इंटरेस्ट न्यायालय नहीं जोड़ेगा, न दिलवाएगा, बल्कि 1 जनवरी के बाद का ब्याज दिलवा सकता है। ब्याज दिलवाना बाध्यकारी नहीं है, बल्कि न्यायालय का विवेक है, चाहे ब्याज दिलवाए या ब्याज न दिलवाए। अगर न्यायालय ने मूलधन वापस करने का आदेश तो दिया, लेकिन ब्याज के बारे में न्यायालय मौन रह गया, तो आप लोग बताइए, अगर मूलधन वापस करने का डिक्री न्यायालय ने पारित की, ब्याज के बारे में न्यायालय मौन रह गया है, तो ऐसी दशा में आपका क्या ब्याज के लिए आप नया मुकदमा कर सकते हैं कि नहीं। तो धारा 34 में एकदम निचली लाइन कवर करना है कि आप नया मुकदमा न्यू वाद नहीं ला सकते, यानी कि यहाँ भी अपरवाद का वर्जन किया गया है। अपरवाद का वर्जन यानी कि फर्दर सूट को रोका गया है, अतिरिक्त वाद को। देखिए आपका, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत, ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है आपका। फिर एक बार कंसेप्ट भाई ये बनाइए कि अगर न्यायालय ने इंटरेस्ट देने से इनकार कर दिया दिलवाने से, तो क्या इंटरेस्ट के लिए नया वाद लाया जाएगा कि नहीं, नहीं लाया जाएगा। इसको कहते हैं कि न्याय, इसको कहते हैं कि कानून द्वारा फर्दर सूट, यानी कि अतिरिक्त वाद या अपरवाद पर क्या लगा दी गई है, रोक। ये अपने मन से नहीं बता रहे हैं, बेयर एक्ट में लिखा है, एकदम लास्ट लाइन देखिएगा, खंड 2 देखिएगा। अभी बेयर एक्ट शुरू करेंगे, यानी कि जो भूमिका में आपका पूछा जाता है, एमपी ने क्या मॉडल बनाया, यूपी ने क्या बनाया, बिहार क्या बना सकता है, और राजस्थान में पिछली बार जे में कैसा क्वेश्चन बना, आपका सभी क्वेश्चन पहले बता दिए गए। अब अगर इतना याद रहे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आइए आपका डायरेक्ट एक बार देखा जाए, 34 सब निकाल लीजिए भाई, सेक्शन 34 अब कवर किया जाए। धारा
देखिए आपका सेक्शन 34 में अब इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं वही कॉन्सेप्ट काम आएंगे। देखिए क्या कहा गया है। पहला खंड, जहां तक की डिक्री धन के संदाय के लिए है, न्यायालय डिक्री में यह आदेश दे सकेगा कि, तो पहला पॉइंट ये जानना है कि ये ब्याज तभी दिलवाया जाएगा जब डिक्री धन के संदाय के लिए है। यानी कि इसका मतलब एक उदाहरण बनाकर चला जाए, सही रहेगा। पहले पॉइंट पर मान लीजिए ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया था, एक उदाहरण बना लिया जाए, और बी लौटा नहीं रहा है, तो ए ने बी के खिलाफ वाद दायर किया और न्यायालय से मांग करनी पड़ेगी, अपने मन से नहीं, कि हमारा बी से 5,000 रुपया क्या करवाइए, वापस दिलवाइए। यानी कि इसको हम मूलधन कहेंगे। कितना मूलधन हो गया आपका, और इस 5,000 रुपए पर हमें क्या दिलवाइए वापस, ब्याज, भाई इंटरेस्ट भी दिलवाइए। पहला नियम ये आया कि क्या न्यायालय ब्याज या इंटरेस्ट दिलवाने के लिए बाध्य है कि उसका विवेकाधिकार है। तो अगर करेगा शब्द लिखा रहे, शैल कहीं भी बैरक में लिखा रहे, तो वह बाध्यकारी है। और अगर में लिखा रहे या कर सकेगा लिखा रहे, तो न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है, चाहे तो वह करे और चाहे तो करने से क्या कर दे, इनकार। एक दो उदाहरण इस पर समझिए एक्स्ट्रा जाकर भाई, ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो। अच्छा उदाहरण दो तीन आपका मैं बता रहा हूँ। पहला उदाहरण जो झारखंड में ही पूछा गया था कि एफआईआर 3 प्रतियों में दर्ज किया जाता है। आपका जो सेकंड प्रति रहती है वह सूचना दाता या आपका जो इंफॉर्मेशन दिया है या जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराया है उसको तत्काल और निःशुल्क, अब शब्द पकड़ना है, दी जा सकेगी कि दी जाएगी। यानी कि में का प्रयोग हुआ है कि शैल का, तो शैल का प्रयोग हुआ है तो बाध्यकारी है देना कि विवेक, बाध्यकारी। झारखंड में यही आपका दिया था, सब कुछ सही लग रहा था लोगों को। दी जा सकेगी, एक शब्द पर अर्थ बदल गया, दी जा सकेगी, तो वही ऑप्शन गलत था क्योंकि दी जाएगी। इसके बाद दूसरा आपका उदाहरण देख सकते हैं सीआरपीसी की धारा 416 का, 416 सीआरपीसी। अगर कोई महिला है, उसे डेथ सेंटेंस या मृत्यु दंड दिया गया, वह गर्भवती पाई जाती है, तो उच्च न्यायालय उसके मृत्यु दंड को कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, आजीवन कारावास में। तो कर सकेगा कि करेगा। अब भाई देखिए हिंदी में दिया है कई बैरक में कर सकेगा, इंग्लिश वर्जन एक बार 416 में देखिएगा करेगा। इसी प्रकार आपका महामारी अधिनियम में भी आया। आपका सरकार की ये मंशा नहीं थी कि जो लोग कोरोना से मरे हैं उन्हें मैं मुआवजा दूं। तो आपका हमेशा राहुल गांधी जी आपका आपत्ति करते थे कि सरकार मुआवजा दे, मुआवजा दे। इसके लिए लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बहसबाजी हुई, सरकार कह रही थी कि हम नहीं देंगे, और लोग ये कह रहे थे कि हजूर में शब्द नहीं लिखा है महामारी अधिनियम में, वहां तो करेगा यानी कि शैल लिखा है, यानी कि सरकार बाध्य है कि वह मुआवजा दे। अब कितना दे ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा, तो सरकार कह रही थी कि नहीं, ये भले करेगा लिखा है लेकिन हमारा विवेकाधिकार है, चाहे मैं मुआवजा दूं या ना दूं, कंपनसेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब शैल शब्द लिखा है तो आपके लिए बाध्यकारी है और आप मुआवजा दीजिए। अब कितना देंगे, आप जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिए निर्धारित। अब कितना देंगे, तो भाई 50,000 सरकार ने निर्धारित किया है। जो लोग कोरोना से मरे हैं
तो रिकॉर्ड ही नहीं है, कितने लोगों के पास डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो रिकॉर्ड रहता है तो कितना मिल सकता है? 50,000 केंद्र सरकार ने निर्धारित किया, जबकि हो रहा था कि 3-4 लाख ही लोगों को दिया जाए। तो फिर एक बार देखिए, सकेगा शब्द बताया गया, आगे बढ़िए भाई, फिर एक बार देखिए। जहां और जहां तक की डिक्री धन के संदाय के लिए है। अब उदाहरण पकड़े रहना है, यानी कि ए के पक्ष में न्यायालय ने डिक्री पारित की और बी को आदेशित किया कि ए को तुम 5,000 रुपया दो। तो फिर एक बार आइए, ये जो डिक्री है ये प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के बारे में है कि धन को संपत्ति नहीं। कितना धन इस उदाहरण में? 5,000। तो न्यायालय डिक्री में यह आदेश दे सकेगा, यानी कि ब्याज के लिए अलग से आदेश देना नहीं है। मूल राशि पर किसी ऐसी ब्याज के अतिरिक्त जो ऐसी मूल राशि पर वाद दायर किए जाने के पूर्व की किसी अवधि के लिए न्याय निर्णीत हुआ है, यानी कि मुकदमा दायर करने के पूर्व के अतिरिक्त, यानी कि मुकदमा दायर करने के पूर्व अगर कोई ब्याज निर्णीत हुआ है तो उसके अलावा न्यायालय कौन कौन सा ब्याज दिलवा सकता है। तो वहीं याद रखना है कि कब कब तक का ब्याज दिलवा सकता है? वाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक, यानी कि जिस दिन मुकदमा हुआ और जिस दिन डिक्री पारित की गई, इस बीच का जो समय है, उस समय का ब्याज न्यायालय दिलवा सकता है कि नहीं? दिलवा सकता है। स्पष्ट लिखा है कि वाद दायर करने की तारीख से लेकर कहां तक? डिक्री पारित करने की तारीख तक। दूसरा शब्द देखिए, ऐस आपका वाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक ब्याज ऐसी दर से जो न्यायालय उचित समझे। तो ऐसी दर से जो न्यायालय उचित समझे, आपका ऐसी मूल राशि पर डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक, यानी कि जिस दिन डिक्री पारित की गई और जिस दिन पैसा दिया गया, ये समझिए थोड़ा। मुकदमा तो भाई बताया गया था, यानी कि मान लीजिए कि एक के पक्ष में न्यायालय ने 1 जनवरी को डिक्री पारित की कि हे भी तुम ए को 5,000 रुपया दो। ये ए जीता है, और जो बी 5,000 रुपया ए को देता है, वह 1 मार्च को देता है। तो क्या न्यायालय डिक्री पारित करने की तारीख से और धन दिए जाने की तारीख तक का, यानी कि 1 मार्च तक का ब्याज ए को दिलवा सकता है कि नहीं? दिलवा सकता है। यानी कि जिस दिन डिक्री पारित हुई और जिस दिन डिक्री का निष्पादन हुआ, इस एग्जीक्यूशन हुआ, इस बीच के समय का भी ब्याज न्यायालय किसको दिलवा सकता है? ए को। भाई रटे रहिए, आपका पहला नियम निकला कि वाद दायर करने से कहां तक का? डिक्री पारित। और दूसरा नियम क्या निकला? डिक्री पारित करने की तारीख से कब तक? निष्पादन की। आगे देखिए, अगला देखिए, ब्याज तारीख तक ऐसी पूर्वोक्त तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे। 6% प्रति वर्ष से अनधिक ऐसी दर से जो न्यायालय उचित समझे आगे के ब्याज सहित दिया जाए। यानी कि इसका मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि सामान्यतः न्यायालय आपका कितना प्रतिशत ब्याज दिलवा सकता है उस रकम पर? 6%। 6% से सामान्यतः अधिक नहीं दिलवाएगा। कम दिलवा सकता है जो उचित लगे। 5% दिलवा दे, आपका 7% दिलवा दे, नहीं 5% दिलवा दे, 4% दिलवा दे, लेकिन अधिकतम कितना प्रतिशत वार्षिक है? 6। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या 6% से अधिक ब्याज दिलवाया जा सकता है? तो कुछ कंडीशन आगे है, इसमें शक नहीं है।
आप देखिए भाई आगे कंडीशन। परंतु जहां इस प्रकार न्याय निर्णीत राशि के संबंध में दायित्व किसी वाणिज्यिक संव्यवहार से उत्पन्न हुआ है, यानी कि पहला नियम ये आया कि अगर मैं फिर बता दूं, अगर कॉमर्शियल आपका ट्रांजैक्शन था, वाणिज्यिक संव्यवहार था, और ब्याज ये जो मुकदमा है ये वाणिज्य को लेकर है, तो वहां जो ब्याज की दर होगी वह कितने से अधिक हो सकती है। पहला नियम पकड़ना है, यानी कि पहला नियम ये देखना है कि कब न्यायालय 6% से अधिक ब्याज दिलवा सकता है। तो परंतु कि ये बताता है कि जहां कि कौन सा विवाद हो, कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो। अगला देखिए, वहां उस दर से अधिक नहीं होगी जिस पर वाणिज्यिक आपका व्यवहार के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंक धन उधार देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका तो कितना भाई राष्ट्रीयकृत बैंक उधार देते हैं उस दर से अधिक नहीं होगी। इसके लिए जो नया नियम आया है कमर्शियल कोड संशोधन करके 2015 में, यहाँ नहीं दिया गया है, वह है 18%। यहाँ दिया नहीं गया है, लेकिन 2015 में आपका जो कमर्शियल कोर्ट में मैंने नियम आया संशोधन करके, वहाँ वहाँ आपका 18% दिया गया है। तो फिर आपका खंड 2 देख लेना है कि अगर आपका न्यायालय ने ब्याज नहीं दिलवाया है, सामान्य नियम, तो क्या ब्याज के लिए अलग से मुकदमा नया किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता। कहाँ दिया गया है? तो धारा 34 के किस क्लाज में? 2 में। भाई 2 में है भाई। पृथकवाद नहीं लाया जाएगा, उसके लिए स्पष्ट लिखा गया निचले एकदम, पूरा नहीं पढ़ना, एकदम निचली लाइन देखिए। ब्याज नहीं दिलवाया तो आप उसके लिए अलग से मुकदमा नहीं ला सकते। मैंने पूरा नहीं, मुख्य मुख्य चीजें ही पढ़ी जाती है। भाई अगली धारा देखा जाए 35, जहां तक धारा 35 की बात है, कास्ट या खर्चा के बारे में है। ये धारा अब प्रतिस्थापित हो गई है 2015 में कॉमर्शियल को कॉमर्शियल कोर्ट, यानी कि वाणिज्यिक जो संव्यवहार या न्यायालय हैं उनके द्वारा 2015 में संशोधन करके ये धारा नए सिरे से लिखी गई है और तमाम खर्चों को बढ़ा दिया गया है। तो देखिए आपका खर्चा दिलवाया जाता है। एक उदाहरण देखिए, ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया और आपका 5,000 के लिए किया, तो क्या क्या मांग कर सकता है? पहले मांगना पड़ेगा, ये नहीं कि अपने मन से नहीं नाले दिलवाता, आपको डिमांड वाद पत्र में करनी होगी। तो आप लोग बताइए ये क्या क्या मांग सकता है? हजूर हमारा 5,000 रुपया क्या किया जाए? वापस दिलवा जाए। दूसरा कह सकता है कि हजूर इस पर जो ब्याज है वह इंटरेस्ट भी हमें क्या किया जाए? दिलवा जाए। भाई ब्याज भी मांग ले। इसके बाद आपका कह सकता है कि हजूर जो मुकदमे में हमारा क्या लगा है, कास्ट लगा है, वो भी दिलवाया जाए। तो खर्चा के बारे में कौन सी धारा बताती है सीपीसी की? 35। पूरा नहीं पढ़ना है, बस एक दो लाइन ये आपको जानना है कास्ट के बारे में कि वर्तमान में खर्चे के प्रावधान बहुत व्यापक हो गए हैं। केवल मुकदमे में खर्चा जो हुआ है वो भी, वकील की फीस भी, गवाहों को बुलाने में खर्चा जो लगा है, कागज पत्र में लगा है, खर्चे का दायरा या कास्ट का दायरा अब क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। यानी कि बहुत डिटेल में इसको नहीं जानना है। अब आइए सेक्शन 35A देखा जाए। 35A में भी आपका संशोधन हुआ है और 2015 में ये जो दूसरा खंड है ये रिपील कर दिया गया है, ये समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जो रकम के बारे में प्रावधान था
वह रिपील कर दिया गया है। बेयर पर ही लिख लीजिए। 2015 में जो क्लास 2 है यानी कि 35A का क्लास 2 बेयर एक्ट पर ही लिख लेना चाहिए कि ये 2015 में क्या हो चुका है, रिपील। कमर्शियल कोर्ट द्वारा भाई उसको भी बताया जाएगा संशोधन। देखिए आपका मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे, यानी कि अगर अब पहले समझिए उदाहरण तब तो भाई बताया जाए। पहले उदाहरण देखे तब आपका बताया जाए। मान लीजिए ए प्लेंटिफ है, वादी है, और बी आपका डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, विरोधी पक्षकार है। ए अपनी मांग किया और वाद पत्र दायर किया और बी वादी के दावे का जवाब दिया और जवाब में WS दायर किया, यानी कि हम बताएंगे आगे लिखित कथन, यानी कि जवाब दिया। किसका जवाब दिया, ए का। तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि जब ए अपना मुकदमा दायर करे तो उसमें कलंकात्मक बातें न लिखे, आपका मिथ्या बातें न लिखे, आपका मैं कह सकते हैं कि तंग करने वाली बातें न लिखे, यानी कि न तो आपका कह सकते हैं कि तंग करने वाली बातें लिखे, न ही झूठी बातें लिखे। अगर ए ने अपने वाद पत्र में ऐसी बातें लिखी हैं जो आपका तंग करने वाली हैं या झूठी हैं, तो न्यायालय ए पर क्या लगा सकता है, प्रतिकर। ए पर मुआवजा लगवा सकता है, मुआवजा कंपनसेशन लगा सकता है। और किसको दिलवा सकता है, बी को। अगर बी ने अपने लिखित कथन में उल जलूल बातें लिख दी, झूठी बातें लिख दी या ऐसी बातें लिखी कि ये तंग हो जाए, तो न्यायालय प्रतिवादी पर भी प्रतिकर लगा सकता है और वह प्रतिकर किसको दिलवा सकता है, वादी को। ऐसे जो अभिवचन है मिथ्या या तंग करने वाले, न्यायालय ऐसे प्लीडिंग को काटने का आदेश भी दे सकता है, यानी कि कह सकता है कि वादी से कि अपनी ये बात अब क्या करो, अपने वाद पत्र से हटाओ। प्रतिवादी से भी कह सकता है कि फर्जी जो बातें लिखे हो इसको क्या करो, हटाओ। अब देखिए इसमें आपका मैंने शॉर्टकट में इसको भी देखा जाता है प्री के लिए, मेंस में बनता नहीं। बस एक एक धारा याद रखना, इधर दो दो लाइन। अब इसमें आपको जो देखना है वह आगे देखा जाए, एक दो उदाहरण देखा जाए। आपका सबसे अच्छा उदाहरण आपका वीसी मिश्रा का मिलता है। आपका मैंने संविधान में भी पढ़ते होंगे, इनरी विनय चंद्र मिश्रा का मामला काफी हाईलाइटेड मामला था। इनको 6 माह के लिए इनकी वकालत करने के लाइसेंस को सस्पेंड भी किया गया था। काफी बवाल मचा। यानी कि इन्होंने किया क्या था कि जब अपना हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जवाब लगाया तो उसमें खूब उल जलूल बातें लिखी। तो उल जलूल बातें मैंने तंग करने वाली मिथ्या दोषारोपण किया जज पर ही, प्लीडिंग में किया, ये नहीं कि अपनी याचिका में। तो हाई कोर्ट ने कहा कि इसको हटाइए। मैंने ये जो बातें फर्जी लिखे हैं और आक्षेप किए हैं, कलंकात्मक बातें लिखे हैं, इन बातों को अपने याचा से क्या करिए, हटाइए। बीसी मिश्रा अड़ गए कि हम नहीं हटाएंगे, जो कह करना हो आपको कर लीजिए। तो हाई कोर्ट ने अवमानना में क्या दे दिया, सजा, कि आपको आपका लाइसेंस ही क्या किया जाता है, निलंबित। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बरकरार रखा और कहा सुप्रीम कोर्ट कि किसी अधिवक्ता के लाइसेंस को सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर सकता है, लेकिन कुछ समय बाद, 1-2 साल बाद, आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया
चला गया सुप्रीम कोर्ट और ये कहा कि हजूर जो आपने ये फैसला दिया है कि किसी अधिवक्ता के वकालत करने के लाइसेंस को सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर सकता है, ये गलत है। सस्पेंड करना होगा तो हाई कोर्ट माने आपका बार काउंसिल करे, आप नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात को मान लिया और अपना पुराना फैसला क्या किया, पलट दिया। तो वर्तमान में कौन कर सकता है लाइसेंस सस्पेंड? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं करते। कौन कर सकता है? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या बार काउंसिल ऑफ इंडिया। भाई दो याद रखिए, यही दोनों कर सकते हैं वर्तमान जो नियम है। इसके बाद आइए आपका 35 बी देखा जाए, विलंब कारित करने के लिए खर्चा। तो विलंब कारित करने के लिए खर्चा या कास्ट भी लगा सकता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि वादी ने वाद दायर किया और वादी आना व प्रतिवादी को बुलाया गया। प्रतिवादी ने डब्ल्यूएस दायर किया, फिर बुलाया गया तो आनाकानी कर रहे हैं, डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट। यानी कि ये वादी या प्रतिवादी ये चाह रहा है कि ये मामला लिंगर हो, डेट पर डेट पड़ती रहे, ताकि मामला क्या रहे, विवाद। वैसे भी भारत के न्यायालय डेट पर डेट डालने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऐसे लोगों पर न्यायालय कास्ट लगा सकता है। कास्ट लगाया जाता है भाई। देखिए आपका जैसे मेन एक उदाहरण बता दें, मान लीजिए मेंटेनेंस का मामला है, वाइफ कोर्ट में आ गई और हस्बैंड को आना था, तो वकील साहब करते क्या है कि एक हाजिरी माफी का एप्लीकेशन तैयार करेंगे, 1-2 रुपया का टिकट लगा के, और कहेंगे कि अब मैंने हमारा क्लाइंट आज नहीं आ सकता, इस कारण से ज्यादातर बीमार दिखा दिया जाता है कि हमारा क्लाइंट क्या पड़ गया है, बीमार पड़ गया, फर्जी इलनेस दिखा दिया जाता है, जबकि काम करते हैं आपका, यानी कि इलनेस आपका बीमार पड़ गया है। तो न्यायालय ये कहता है कि भाई आपका पत्नी आई है, पति गायब है, तो पत्नी को खर्चा दो। तो आपका वकील साहब कोर्ट में जाकर और 100 रुपया, 200 रुपया, जो भी न्यायालय निर्धारित करे, 500 रुपया खर्चा दिलवाता है, क्योंकि आप विलंब कर रहे हैं, एक पक्षकार आया है, आप गायब हैं। तो न्यायालय ऐसी दशा में पत्नी को क्या दिलवा सकता है, खर्चा। तो वकील साहब जैसे कि मान लीजिए क्लाइंट से 500 लिए कि आए नहीं हो तो 500 दो, देना पड़ेगा ना। तो आपका जज आपसे कह के सर 200 दिलवाइए, 300 ही दिलवाइए, ज्यादा दूर से थोड़े ये आई हैं, इतना किराया इनका हो जाएगा खाना पीना, तो 250 देंगे, और 200 वकील साहब क्या करेंगे अपनी जेब में, और कह देंगे कि पूरा 500 तुम नहीं आए, ये तो कहो कि हम जेल जाने से बचा लिए, नहीं तो पत्नी पूरा 5,000 मांग रही थी, तो किसी तरह हम जुगाड़ लगा कर 500 में क्या किए, तो कुछ अपना भी कमाए और कुछ किसको दिए, आपका पीड़ित मैंने वही पत्नी को देना पड़ता है खर्चा, जाकर कोर्ट में कभी देखिएगा। अब आइए आपका 35 बी भी हो गया। अब आइए 36 से शुरू किया जाए भाई, अगला आपका अध्याय, यानी कब हमें सीपीसी का पार्ट सेकंड शुरू करना है। आपका 36 से लेकर 74 तक। इधर भी आपका प्री का भी खूब क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी आपका 6-7 क्वेश्चन बनता है। पहले अब एक आपका उदाहरण हमें देखना देना पड़ेगा और उसके बाद आपका सेक्शन चलना पड़ेगा। लेकिन डिक्री और आदेशों का जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन मतलब निष्पादन, निष्पादन मतलब उर्दू में इजरा कहा जाता है, इजरा। इजरा मतलब प्रवर्तन, प्रवर्तन ना है तो लागू कराना। फिर एक बार समझिए शब्द पहले, एग्जीक्यूशन या प्रवर्तन या लागू कराना या इजरा कहा जाता है।
तो इजरा होता क्या है और कैसे इजरा कराया जाएगा, तो निष्पादन के बारे में जो सारवान प्रावधान है, फिर एक बार कवर धारा पहले बता दिया जाए। सब्सटेंसिव जो प्रोविजन है वह आपका सेक्शन 36 से लेकर 74 तक है। यानी कि आज हम पूरा आपका इजरा का कॉन्सेप्ट बताएंगे। आपका 36 से लेकर 74 तक डिक्री और आदेश को कैसे इन्फोर्स कराया जाएगा, कैसे लागू कराया जाएगा, ये बताया गया है। इसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है, इसके लिए जो शुद्ध रूप से प्रक्रिया दी गई है, वह सीपीसी के आदेश 21 में दी गई है। पहला दूसरा नियम, यानी कि इजरा की प्रक्रिया किस आर्डर में दी गई है, तो आर्डर 21 में दी गई है। आर्डर 21 से भी लगातार क्वेश्चन बनता है। आर्डर 21 सीपीसी का सबसे बड़ा आदेश है और इसमें टोटल नियम कितने हैं, 106। फिर एक बार याद रखिए, गलत ना हो। आदेश 21 सीपीसी का सबसे बड़ा आदेश है। इसमें जो कुल नियम है 106 है। तो कई क्वेश्चन यही आपका बन जाता है कि सबसे बड़ा आदेश सीपीसी का कौन है, तो आर्डर 21। आर्डर 21 में कितने टोटल आदेश हैं, तो 106। देखिए आपका, हाँ नियम, आदेश नहीं भाई, नियम कितने, 106। अब इसमें जो क्वेश्चन प्री में मुख्य रूप से बनता है आपका, और तो हम बताएंगे ही, लेकिन प्री में जो बनता है, एक आदेश 21 का रूल 32 बन जाता है, 33, 34, 35। यानी कि आपका ये चार नियम जानने हैं मुख्य रूप से। भाई 106 नियम न तो कोई पढ़ता है कंपटीशन के लिए, न पढ़ सकता है। वो जो कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए जरूर काम आ सकता है ज्यादा, लेकिन 106 नियम न तो हम पढ़ा सकते हैं, न ही कंपटीशन के लिए पढ़ना संभव है। कुछ नियम आपको मुख्य मुख्य हम भी बताएंगे इसी के साथ। लेकिन 4-5 नियम हम ऐसे बता रहे हैं कि जो लगातार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आपका नियम 32, 33, 34, 35 याद करिएगा। और जो आपका ज्यादा पूछा जाता है, नियम 46, यानी कि आदेश 21 का नियम 46 भी, 46 है ना। से- से- 46A है भाई, 46A। नियम भाई बता जा रहा है, धारा नहीं। फिर एक बार देखिए, आदेश एक 21 का रूल 46A हम बता रहे हैं, धारा नहीं। ये नहीं कि धारा देख लीजिएगा। आदेश 21 का नियम 46A हम बता रहे हैं। ये आपका कंपटीशन में पूछा जा रहा है ज्यादा। इसको कहते हैं गार्निशी को नोटिस, यानी कि गार्निशी को सूचना। आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गार्निशी किसे कहा जाता है। अभी उत्तराखंड में शायद बना था, उत्तराखंड में भी एक क्वेश्चन बना था भाई। आपका यूपी में भी बना था। गार्निशी के बारे में कहाँ प्रावधान है, तो आदेश 21 के नियम 46A में गार्निशी किसे कहा जाएगा, तो निर्णीत ऋणी का ऋणी, यानी कि जजमेंट डेटर का डेटर। इसका मतलब कि ये हुआ, अभी हम उदाहरण से इसको कवर करेंगे। बस एक लाइन याद रखिए कि निर्णीत ऋणी का क्या, ऋणी। अब एक उदाहरण पहले बना दे भाई, तब आप
आपका देखिए सेक्शन आज शुरू नहीं हो पाएगा, फिर मैं बता दूं, पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए क्योंकि कई धाराएं इसी कॉन्सेप्ट पर चलेगी। एक उदाहरण कोई लिया जा सटीक, ए ने बी के खिलाफ मुकदमा दायर किया कि हजूर बी हमारा 5,000 रुपया उधार लिया है, बी से हमें दिलवाया जाए। ए ने प्लेंट या वाद पत्र दायर किया, बी ए के दावे का जवाब दिया, यानी कि अपनी ओर से लिखित कथन दायर किया। दोनों पक्षकारों को न्यायालय ने सुना, सुनने के बाद फैसला या जजमेंट या निर्णय सुनाया और निर्णय के बाद आपका डिक्री पारित की। निर्णय के बाद क्या पारित की? डिक्री। और डिक्री में ए जीता है और बी क्या हुआ है? हारा है। ए जीता है मतलब तो जीतने वाले की परिभाषा आपका सीपीसी की धारा 2(3) में दी गई है। आपका डिक्री होल्डर या डिक्रीदार या आज्ञाप्तिधारी, फिर एक बार समझिए, जो जीतता है उसे क्या कहते हैं सीपीसी में? डिक्रीदार या आज्ञाप्तिधारी हिंदी में, इंग्लिश में डिक्री होल्डर। और जो हारा है उसकी परिभाषा 2(10) में दी गई है। हारने वाले को कहते हैं निर्णित ऋणी। हारने वाले को कहते हैं यानी कि जिसके विपक्ष में डिक्री पारित की गई, जिसके अगेंस्ट में, उसको जजमेंट डेटर कहा जाता है, हिंदी में निर्णित ऋणी। तो इस उदाहरण में कौन जीता? ए, और हारा कौन? बी। अब गारंटी पहले समझ लीजिए, निर्णित ऋणी का ऋणी यानी कि बी हारा है और बी ने सी को कुछ धन उधार दिया था। कितना धन उधार दिया था? मान लीजिए 5,000 ही दिया था। तो गारनीसी इसमें कौन माना जाएगा? सी। फिर एक बार याद रखें, इस उदाहरण में गारनीसी किसे कहा जाएगा? सी को। तो सी का अब लीगल नाम आइए। बी क्या कहलाया? निर्णित ऋणी। और इस निर्णित ऋणी या हारने वाले से कौन उधार धन लिया है? तो आपका कह सकते हैं सी लिया है। तो सी किसका ऋणी हो गया? बी का। तो सी को हम क्या कहेंगे लीगल भाषा में? ही आपका पूछा गया था, निर्णित ऋणी का ऋणी। भाई सतर्क रहिएगा, निर्णित ऋणी का ऋणी कौन हो गया? सी। कई समस्या हो तो बताइए, इसी को गार्निशी कहते हैं लीगल इंग्लिश में। भाई किसी को समस्या हो तो बताइए। अब आइए, अगर बी पैसा नहीं दे पाता तो क्या सी से अपना पैसा वसूल सकता है कि नहीं? ये समस्या है, बताइए तो। वसूल सकता है, यही तो भाई गार्निशी है। तो क्या गार्निशी के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है कि नहीं? कराया जा सकता है, लेकिन इसको पहले क्या करना पड़ेगा? सूचना देना पड़ेगा, इत्यादि बातें करनी पड़ेंगी। अभी बता दिए 5 मिनट में खाली होंगे सर, अभी 5 मिनट। दूसरा आप देखिए, अब आपको जो अगला कॉन्सेप्ट इसमें बनाना है, ए 5,000 रुपया जीता है और बी हारा है, और डिक्री किसके फेवर में पारित की गई है? ए के। तो जिस प्रक्रिया द्वारा बी से 5,000 रुपया ए को दिलवाया जाएगा, माने बी द्वारा बी से ए को 5,000 रुपया दिलवाया जाएगा, तो हम कहेंगे कि डिक्री का इजरा हो रहा है, डिक्री का प्रवर्तन हो रहा है, डिक्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब कैसे दिलवाया जाएगा? इसी बीच बी मर गया तब क्या होगा? बी फरार हो गया तब क्या होगा? बी दिवालिया हो गया तब क्या होगा? बी के पास पैसा ही नहीं है तब क्या होगा? क्या बी की पैसा नहीं दे रहा है तो बी की संपत्ति कुर्क करके बेचवाई जाएगी कि नहीं? और मान लीजिए कि पुलिस वाले गए कुर्क करने और बी या बी की ओर से कई लोग लाठी डंडा लेकर खड़े हो गए, तब क्या होगा? तमाम बातें। और मान लीजिए
कि जीतने वाला एक नहीं था, 2-3 थे, तो 2-3 को जिता दीजिए। सी भी बी के खिलाफ मुकदमा किया था, डी भी किया था। ए कह रहा है कि बी हमारा कितना लिया है, 5,000। सी कह रहा है कि हमारा 2,500 दिलवाइए। डी कितना कह रहा है, 2,500। तो भाई कितने आपका कह सकते हैं कि डिग्री होल्डर हो गए, 3। और निर्णय तिरणी कितना, तो बी की संपत्ति कुर्क की गई। कुर्क करने के बाद पता चला कि बी की जो संपत्ति बेची गई उसे कुल 5,000 आया। तो आप लोग बताइए, धन 5,000 आया और लेने वाले कितने हैं, 3। और टोटल रुपया कितना है, 10,000। तो 5,000 को 10,000 में बांटना है। आपका यही क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। तो भाई यानी कि आपका लेने वाले का धन अधिक है और देने वाले का धन क्या है, कम। तो आपका अंधा बाटे रेवड़ी, चिन्ह चिन्ह के दे, ये नहीं होगा। आपका ये नहीं होगा कि अंधा बाटे रेवड़ी चिन्ह चिन्ह के दे। सबको पैसा मिलेगा, लेकिन आपका जो आनुपातिक वितरण होगा, प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आनुपातिक वितरण होगा। और झारखंड मेंस में भी एक क्वेश्चन बना था, प्री में भी बना था कि आनुपातिक वितरण का सिद्धांत किस धारा में है, तो 73 में। तो आप लोग बताइए, जो ज्यादा दिया है ज्यादा मिलेगा। तो आनुपातिक वितरण में जो एक को कितना पैसा मिलेगा, 5,000 में से 2,500। और 1,250 और 1,250 किसको मिलेगा। अब आप कहेंगे कि और पैसा क्या हुआ, तो दीजिए उधार। भाई और पैसा होगा क्या, अब एक के पास पैसा नहीं है तो होगा क्या। अब बी को कब गिरफ्तार किया जाएगा, कब उसकी संपत्ति कुर्क होगी, क्या होगा, कैसे निष्पादन होगा, कौन सा न्यायालय करेगा। दूसरे इलाके में बी की संपत्ति है तो क्या हो